मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर, जो कि मध्य प्रदेश इंदौर के रहने वाले हैं, ये क्या करते हैं, जो सूखे पत्ते होते हैं उनसे बहुत अच्छी कलाकारी बनाते हैं। तो क्वेश्चन ये आएगा पहला कि विष्णु चिंचालकर कहाँ के रहने वाले हैं। ये आपके इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और सूखे पत्तों से ये क्या करते हैं, बढ़िया कलाकारी और चित्र बनाते हैं। ये कलाकारी उन्हीं से प्रेरित है, मतलब एक पार्ट है, इसमें जो पार्ट है तो उसमें कुछ चीज़ें बनाई गई हैं सूखे पत्तों से। तो ये कौन बनाते हैं, मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर। और नेक्स्ट क्या है कि चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने और स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती हैं। चूहा जो होता है वो बहुत कम देख पाता है, लेकिन सुनने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, स्वाद वाली क्षमता इसकी बहुत तेज होती है। गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई, स्वच्छ भारत अभियान। और किसके लिए, 150वीं वर्षगांठ के लिए। ये हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हमारा फर्ज भी है, यानी हमारा कर्तव्य भी है, जो क्या है, स्वच्छता। इसके अलावा हांगकांग में सांप का भोजन लिंग हू फेन खाया जाता है। ये क्वेश्चन कई तरीके से आया है और आ सकता है। पहला तरीका तो ये है कि एक बच्चा जो है वो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है और उसने ऑर्डर किया है लिंग हू फेन। अब वो पूछेगा आपसे कि ये रेस्टोरेंट कहाँ है, तो आप इतना ध्यान रखिएगा, ये रेस्टोरेंट जो है हांगकांग में है। कहाँ पर है, हांगकांग में है। कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली, कहाँ पर, कश्मीर में सरसों के तेल की बनी मछली। गोवा में नारियल के तेल की बनी मछली बहुत ही पसंद है। असल में मैटर क्या है कि गोवा इस तरफ नारियल ज़्यादा होता है, तो वह मुख्य रूप से क्या है, नारियल के तेल ही इस्तेमाल में लिया जाता है। और जबकि आपका उत्तर प्रदेश इधर है, यहाँ सरसों ज़्यादा होती है तो सरसों का तेल इस्तेमाल में लिया जाता है इसके ऊपर। तो कश्मीर में सरसों के तेल में बनी हुई मछली और गोवा में नारियल के तेल में बनी हुई मछली। केरल में नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिकोआ। इस टैपिकोआ को समझो, टैपिकोआ क्या होता है, जो हमारे यहाँ शकरकंद होता है उस शकरकंद को हमारे यहाँ शकरकंद कहते हैं, आलू की तरह होता है। उसी को जो केरल है, केरल में क्या कहते हैं, टैपिकोआ कहते हैं। ये ज़मीन के अंदर होता है। कहाँ होता है, ज़मीन के अंदर होता है। टैपिकोआ ज़मीन के अंदर होता है, शकरकंद होता है, और जो नारियल होता है बहुत ऊंचाई पे लगता है। तो क्या कह रहे हैं, केरल में नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिकोआ। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, 360 डिग्री कोण पर अपनी गर्दन को घुमा सकता है। खाने को भूनकर, उबाल कर, तल कर और सेक कर बनाया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी गई है, उबाल कर। ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था, जो फ्रांस देश का रहने वाला था। जब ये खेल रहा था तो एक नुकीले औजार से जो इसकी आंखें हैं उसमें लग जाता है और इसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, लेकिन पढ़ने के लिए इतना उत्सुक होता है कि इसने अपना तो भला करा ही करा, साथ में ऐसे बहुत से बच्चों का भला किया जो नहीं देख सकते। इसे ब्रेल लिपि कहते हैं। ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ब्रेल लिपि का कंप्यूटर द्वारा भी लिखी जा सकती है। जैसे आप कभी एटीएम में पैसे निकालने गए होंगे तो एटीएम में भी कुछ पॉइंट बने होते हैं साइड के, वो ब्रेल लिपि के ही पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि मनाली पहाड़ी इलाका है। मनाली कैसा है, ये देखो, असम का मोलन गांव। मैं कहाँ से आया हूँ, असम के मोलन गांव से आया हूँ। यहाँ वर्षा अधिक होती है। वो पीछे आपको बांस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था कि वो बांस के घर होते हैं और वर्षा बहुत होती, दलदल होती है। तो असम में क्या होता है, बारिश बहुत अधिक होती है। घर जो हैं ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊँचे मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। घर के अंदर भी लकड़ी के बने होते हैं, जैसे वो हट होती है, हट ट्री आप देखते हो, इससे चूका जाओ तो यहाँ पे जो ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है कि नीचे बांस के खंभ। अरे वो एक मूवी थी, उसमें आपने देखा होगा, वेलकम मूवी थी। तो वेलकम मूवी में वेलकम थी, कौन सी थी वो, जब उनकी पार्टी चल रही होती है, ऐसे घर पे जो नीचे टिका होता है डंडों पे और ऊपर होता है घर, तभी वो कहते हैं ये सब अनलीगल है, बोले काट दो, तो वो काट देते हैं और इसके बाद वो जो उनकी झोपड़ी होती है वो आधी लटक जाती है। तो अक्षय कुमार जो हैं,
हाँ, नाना पाटेकर, मजनू, सब वेलकम मूवी में होता है। तो वो कहते हैं अरे पार्टी चल रही है ऊपर, तो कहते हैं अरे काट दो, सबके सब क्रिमिनल हैं। तो कहने का मतलब स्ट्रक्चर ये होता है कि आपका ये खंबे हैं और उसके ऊपर ये एक घर बना हुआ होता है। असम में, मनाली में पहाड़ी इलाका होता है, बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। मकान पत्थर या लकड़ी के बनाए जाते हैं। राजस्थान में मिट्टी के घर की दीवारें मोटी होती हैं क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, तो मिट्टी की खास बात होती है, गर्मी अंदर ज़्यादा आ नहीं पाती और ठंडक बनी रहती है। शिकारे कश्मीर में कैसे घर होते हैं? नाव पे घर होते हैं, इसे शिकारे कहते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट है ख़त्म हो जाए तो क्या लग रहा है ख़त्म हो जाए तो? कोई ऐसी चीज़ है जो ख़त्म हो जाती है? कोई ऐसी चीज़ है जो ख़त्म हो जाती है? हाँ, दो तरीके की चीज़ें होती हैं। चीज़ें जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक वो जिनका नवीनीकरण हो जाता है, एक वो जिनका नवीनीकरण नहीं हो पाता है। कहने का मतलब अगर एक बार आपने वो नष्ट कर दी तो दोबारा से प्रकृति में उत्पन्न नहीं होती, और अगर उत्पन्न होती भी हैं तो उनमें बहुत ही लंबा समय लगता है उसको तैयार होने में। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है खनिज तेल की, पेट्रोलियम की। किसकी बात हो रही है? खनिज तेल की, पेट्रोलियम की, जिसमें क्या होता है कि अगर आप इसका एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो क्या होता है कि दोबारा इसको बनने में करोड़ों वर्ष का समय लगता है, और इसके बाद क्या होता है, ये जल्दी आसानी से नहीं मिलती। तभी तो कहा गया है सतत विकास। सतत विकास का यही तो कॉन्सेप्ट है कि जो ऐसी चीज़ें हैं जो नष्ट होने के बाद दोबारा उत्पन्न नहीं होंगी, तो उसके लिए आप क्या करिए, हाथ रोक कर इस्तेमाल करिए, कम इस्तेमाल करिए। तो इससे क्या होगा, जो आने वाली भावी पीढ़ी है, जो आने वाले लोग हैं, वो भी उसको देख सकें और उसको इस्तेमाल कर सकें, उसको देख सकें, उसको इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि जिस गति से हम इसको खर्च कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो कुछ समय के बाद क्या होगा कि ये पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएगी। तो ये वही एक पार्ट है NCERT में, वो कौन सा है? ख़त्म हो जाए तो। असल में यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट हैं। अगर ये 3 कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक शब्द है, वो है तेल। क्या शब्द है? तेल। एक शब्द है खनिज तेल। क्या है? खनिज तेल। और एक शब्द है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, आप यहाँ समझिए, पेट्रोलियम अलग है, पेट्रोल अलग है। असल में होता क्या है कि ये कह रहे हैं कि तेल, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है, ये ज़मीन होती है, इसके नीचे अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? अवसादी चट्टानें। इन अवसादी चट्टानों के बीच में ही क्या पाया जाता है? एक गाढ़ा बदबूदार तेल पाया जाता है, जिस तेल को क्या करते हैं? रिफाइनरी होती है। क्या होती है? रिफाइनरी। इस रिफाइनरी में ये तेल डाला जाता है, और डालने के बाद क्या करते हैं? इसको प्रोसेस करते हैं। और रिफाइनरी कहाँ है? हमारे उत्तर प्रदेश में, मथुरा में। और इस रिफाइनरी में जब तेल को डालने के बाद प्रोसेस करते हैं तो इसमें से कई चीज़ें निकलती हैं। तो कौन कौन सी चीज़ निकलती हैं जब प्रोसेस होता है? तो असल में जो ये तेल इसमें डाला जाता है, जो हमको कच्ची अवस्था में प्राप्त होता है ज़मीन के नीचे से, या अगर हम दूसरे देश से आयात कराते हैं इसे, तो इसका नाम होता है तेल, खनिज तेल और पेट्रोलियम। और जब इसको प्रोसेस किया जाता है तो सबसे पहले इसमें निकलता है जेट ईंधन। जेट ईंधन यानी जेट का पेट्रोल। पेट्रोल, जेट का पेट्रोल, बहुत तेज वाला पेट्रोल पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे निकलता है पेट्रोल, जो इससे हल्का पेट्रोल होता है। 3 पे निकलता है डीजल। क्या निकलता है? डीजल, जो इससे हल्का होता है। मतलब A ग्रेड की चीज़ जेट ईंधन, B ग्रेड की चीज़ पेट्रोल, C ग्रेड डीजल। और इसके बाद निकलता है आपका कैरोसिन, जिसे हम मिट्टी का तेल भी कहते हैं। फिर निकलता है इंजन ऑयल, वो जो चिकना वाला होता है मोबियल कहते हैं। फिर निकलता है ग्रीस, जिससे आप बनाते हो वैसलीन। और भी ग्रीस कई चीज़ों में इस्तेमाल में आता है। असल में जो वैसलीन होती है वो भी तो एक प्रकार का ग्रीस ही होता है, वो इसी से तो निकलता है प्रोसेस करने के बाद में। जैसे आप घी बनाते हो, क्रीम लाते हो, क्रीम को प्रोसेस करते हो, उससे जो घी बनता है, तो घी तो बन जाता है एक तरफ, घी तो बन गया है एक तरफ, लेकिन उसमें कुछ बेस्ट चीज़ें, बेस्ट तो नहीं होती, जैसे मट्ठा है, बाई प्रोडक्ट कह सकते हैं। तो मेन प्रोडक्ट घी हो गया, बाई प्रोडक्ट मट्ठा हो गया, तो बाई प्रोडक्ट हो गया। तो वैसे ही जो बाई प्रोडक्ट के रूप में ग्रीस मिल जाएगा, वैसलीन मिल जाएगी, और तारकोल। तारकोल सबसे अंत में तारकोल रहता है। तो जैसे ही उस तेल को प्रोसेस करते हैं तो इतनी चीज़ें हमको मिलती हैं। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आएगा। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि तेल शब्द का प्रयोग
पेट्रोल, डीजल, खनिज तेल के लिए किया जाता है। कहने का मतलब मेन चीज़ क्या होती है, पेट्रोलियम या खनिज तेल और तेल। तो यहाँ पे एक शब्द है पेट्रोलियम, इसका मतलब है पूरा तेल, और जो शब्द है पेट्रोल, इसका मतलब है प्रोसेस करने के बाद जो ए ग्रेड की चीज़ निकली वो क्या है, पेट्रोल। वो भी दो प्रकार का होता है। कभी कभी आप जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहाँ दो प्रकार का पेट्रोल होता है, एक सुपर पेट्रोल, एक नॉर्मल पेट्रोल। तो सुपर पेट्रोल कुछ रुपये महंगा होता है, वो यही हैवी पेट्रोल होता है। एक इससे भी हैवी पेट्रोल होता है, उसको कहते हैं जेट। जेट का मतलब लड़ाकू विमानों में जो पड़ता है बहुत ज़्यादा स्पीड के लिए और एनर्जी प्रेशर के लिए। तो अब आपने देखा कि इससे इतने तार निकले। अब आपको समझ में आएगा कि तेल शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं, इन चीज़ के लिए कहते हैं। जमीन से निकाला गया तेल गहरे रंग का, गाढ़ा और बदबूदार होता है। बात आ गई कि जो तेल निकाला जाता है वो कैसा होता है, गाढ़ा और बदबूदार होता है। और उसमें घुली मिली बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो वो जो कह रहे हैं ना, घुली मिली बहुत सी चीज़ें होती हैं, वही तो है पेट्रोल और जेट पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इंजन ऑयल, वैसलीन, ग्रीस और तारकोल। तारकोल नहीं, कोल तार, कोल तार, कोल तार, कोल तार, डामर कहते हैं जिसे। डामर आपका जो रोड बनता है, उस रोड बनने में इसका इस्तेमाल होता है, किसका, कोल तार का। तो ये सब उसमें अंत में क्या करते हैं, उसमें निकलते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि इसमें घुली और मिली बहुत सी चीज़ें होती हैं। कैरोसिन, अब वही तो आ गया, देखो कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, मोबियल, और हवाई जहाज का चलने के लिए ईंधन। ड्राई किलिंग में अब तेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, पेट्रोल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। नंबर 1 ड्राई किलिंग में, नंबर 2 प्लास्टिक में। आपने देखा होगा जो प्लास्टिक की जितनी कुर्सियाँ होती हैं या प्लास्टिक के जो सामान होते हैं, उनका क्या गेम होता है, उनका गेम ये होता है कि जब तक उनमें तेल रहता है वो अपने अच्छे से रहते हैं, और जैसे ही उसमें तेल ख़त्म हो जाता है वैसे ही वो जो हैं वो टूटने लगते हैं। अगर ये कुर्सी है, ये कुर्सी सही है, अगर आप इसको 2-3 हफ्ते लग के छत पर रख दो धूप में, तो धूप में जब इसका तेल सूख जाएगा या तेल उसका धूप खींच लेगी तो ये अपने आप टूट फूट के बिखरने लगते हैं। तो तेल का इस्तेमाल ड्राई किलिंग, ड्राई किलिंग का मतलब आप जानते हैं कपड़ों की ड्राई किलिंग होती है, सफाई और धुलाई होती है, शुष्क धुलाई, सूखी धुलाई। प्लास्टिक में, रंग रोगन में, रंग में भी देखा होगा कभी आप उस पर पेंट करते हैं लोहे पे या लकड़ी पे, तो उसमें तारपीन का तेल हो गया या उसमें डीजल हो गया या मिट्टी का तेल आप मिलाते हैं, तेल का इस्तेमाल होता है। हमारे देश में लगभग 2/3% लोग या 2/3 लोग लकड़ी, उपले, सूखी टहनियों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ख़त्म हो जाए तो तेल की बात चल रही है। अब बात आई सुनीता अंतरिक्ष में। असल में ये कहानी है सुनीता विलियम की, जिसने इसमें बताया गया है, क्या बताया है इसमें कि सुनीता अंतरिक्ष में बच्चों को कल्पना चावला और उनकी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया जाया चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कल्पना चावला भी अंतरिक्ष गई थी, लेकिन लौटते हुए हादसा हो गया और वह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई आने में। तो उनके बारे में बच्चों को और उनकी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया जा सकता है। किताब है हाउ वी फाउंड द अर्थ, इस किताब के माध्यम से उनको बताया जा सकता है। और इसमें क्या बताया गया है, इसे बताया गया है कि सदियों से अलग अलग संस्कृतियों में इंसानों ने पृथ्वी के विषय में क्या क्या सोचा। अलग अलग संस्कृति का मतलब है रोमन की संस्कृति, मिस्र की संस्कृति, अरब की संस्कृति, भारत की संस्कृति, चाइना की संस्कृति और अन्य संस्कृतियों ने क्या क्या पृथ्वी के बारे में सोचा। कोई कहता था कि राक्षस के सर पर है, कोई कहता था राक्षस के मुंह में है, कोई कहता था पृथ्वी से बाहर जाओगे तो भयानक राक्षस मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत कुछ सोचा। असल में ये छोटे बच्चों के विचारों से मेल खाती हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी पृथ्वी के बारे में ऐसा ही सोचते हैं। जैसे पहले आदमी खटोले पे लेटकर, खटिया पे लेटकर उड़ने के सपने देखता था और धीरे धीरे वो अपने सपने को साकार करने में लगा और इस तरीके से उसने हेलीकॉप्टर बनाया। तो जैसे अलग अलग संस्कृतियों के लोग पृथ्वी के बारे में सोचते थे, वैसे ही बच्चों की जो सोच है वो उनसे मेल खाती है। असल में एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताऊं कि जैसे एनसीईआरटी कहती है कि बच्चे के बाहरी जीवन से विद्यालय के जीवन को जोड़ना, यानी जो विद्यालय के अंदर जो एक्टिविटी चल रही है, जो पढ़ाया जा रहा है, जो चीज़ है, विद्यालय के अंदर का परिवेश और विद्यालय के बाहर का परिवेश एक होना चाहिए। तो इसलिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा कहानियों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, रोचकता के माध्यम से कंटेंट को प्रस्तुत
करती है। अब वो आगे कह रहे हैं कि भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं। भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं। कई बार ये बात हम लोगों को चक्कर में, बड़े बड़े चक्कर में डाल देती है। सुनीता उड़ान, तो सुनीता ने पहली उड़ान कब भरी थी? 9 तारीख 12वां महीना 2006 को भरी थी। सुनीता पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप से गई थी। ये स्पेसशिप से गई थी। सुनीता जब 5 साल की थी तो टीवी पर उसने नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतरते हुए देखा। और वो कब उतरे थे? 1969 में। चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। सुनीता गोताखोर बनना चाहती थी, लेकिन वो हेलीकॉप्टर का पायलट बन गई। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने वाली महिला है। वह कहती है अगर कोई भी काम मन से किया जाता है तो वह पूरा जरूर होता है। वर्तमान में वह टीचर बनना चाहती है और बच्चों को बताना चाहती है कि किस तरीके से विज्ञान और गणित उनके दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं।